नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान आपका अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम किसानों की समस्याओं को सुनते हैं और उससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं जो कि लाइव आपके सवालों के जवाब देते हैं। अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं। तो आज का विषय क्या है जिससे जुड़े हुए विशेषज्ञ आपके सवाल लेंगे और इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा विषय है प्याज फसल में समसामयिक कार्य और रबी फसलों में बीज की उपलब्धता। बिल्कुल, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। प्याज की बात करें तो जिन किसानों ने प्याज की फसल ली है उनकी फसल अब 1 महीने की लगभग हो गई है। तो ऐसे में समसामयिक कार्य कौन कौन से हैं जिसका ध्यान रखना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो। और बारिश की वजह से अगर समस्या आ रही है तो ऐसे में उसका क्या समाधान है, और साथ ही हम बात करेंगे बीज की भी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको अपने टोल फ्री नंबर बता देते हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। 1800-113060 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो बस सोचना क्या है, फोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। अगर आपने प्याज की फसल ली है या फिर अगले सीजन में प्याज की फसल लेने के बारे में विचार बना रहे हैं तो आज का ये मंच आपके लिए है। जो भी सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए। और हमारा दूसरा विषय है कि किस तरीके से हमारे किसान अच्छे बीज प्राप्त कर सकते हैं, यानी रबी फसलों में बीज की उपलब्धता। और अक्सर आपने सुना भी होगा, हम आम बोलचाल में भी कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी बीज का महत्व बहुत अधिक है। क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं होगा तो अच्छी फसल की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहली कड़ी, पहला स्टेप जो है वो बीज है। तो बीज सही मिले, प्रमाणित जगह से आप उसे ले और किस तरह के अच्छे किस्मों के बीज आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और आपकी कॉल्स का भी हमें इंतजार रहेगा। विषय हमने आपको बता दिया, टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप नोट नहीं कर पाए हैं तो बस अपने कॉल लगाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारे साथ 2 मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके गुप्ता, निदेशक हैं राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका। आप प्याज के बारे में बताएंगे, प्याज में कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जो कि इस वक्त हमारे किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी डॉक्टर गुप्ता देंगे। और हमारे दूसरे मेहमान है डॉक्टर कपूर चंद शर्मा, आप महाप्रबंधक है विपणन राष्ट्रीय बीज निगम पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर शर्मा, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप बीज के बारे में बताएंगे, जो हमारा दूसरा विषय है उसके बारे में आपसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों की जो आशंकाएं हैं, सवाल हैं बीज से जुड़े हुए, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, उनके बारे में जानकारी भी देंगे। और चलिए सबसे पहले हम प्याज की बात कर लेते हैं। जैसा कि प्याज की बात करें तो सीधा मुंह में पानी आ जाता है। ये लगता है कि कोई भी अगर स्वादिष्ट आपको व्यंजन बनाना है, कोई अच्छी सब्जी बनानी है तो प्याज तो उसमें पक्की है। जब तक आप प्याज का ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो स्वाद नहीं आएगा। और ये हमारे किसानों की जेब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अच्छी फसल उन्हें प्राप्त होती है, अच्छा बाजार मिलता है तो प्याज से उन्हें अच्छी आमदनी भी हो सकती है। लेकिन इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो समसामयिक कार्य हैं उन्हें भी सही समय पर आप करते रहें ताकि अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सके। और इन दिनों में देखा है कि कई जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो उससे क्या कुछ नुकसान हो सकता है फसल को, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर गुप्ता, क्या कहना चाहेंगे प्याज के बारे में? प्याज अपने आप में बहुत डायनेमिक क्रॉप है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा जिन किसान भाइयों ने खरीफ मौसम की प्याज की पौध का उन्होंने स्थानांतरण करके मुख्य फसल में लगा रखा है, उनको लगभग प्याज इस समय लगभग 1 महीने से लेकर के 45 दिन के क्रॉप लगभग हो चुके हैं। कुछ जगह बारिश हुई, जैसे कि आपने बताया, इस पर बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो बारिश से कुछ लोगों का क्रॉप खराब भी हो चुके हैं, उसमें रोग भी आ चुके हैं। और हम बताना चाहेंगे जिन लोगों का क्रॉप लगभग 30 दिन का हो चुका है, उसमें लगाते समय उन्होंने खरपतवारनाशी डाली होगी। अगर डाली होगी, नहीं डाली होगी तो लगभग 30 से 35 दिन में वो अपने खेत की जो है खरपतवार निकालने के लिए, जिसको निकाई गुड़ाई करते हैं, कल्चर ऑपरेशन, उसको करवा लें। उस कल्चर ऑपरेशन करवाने के बाद उसमें टॉप ड्रेसिंग कर दें। यूरिया आपने 50% दे रखा और सोइंग के समय 25% का भी कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि नमी बनाए रखें, क्योंकि बारिश का मौसम लगभग समाप्त होने जा रहा है और इसमें 50% नमी हमेशा मिट्टी में बना रहना चाहिए। तो इससे बल्ब का जो कंद बोलते हैं उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। तीसरी चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, बारिश के मौसम में आपकी क्रॉप कुछ खराब हो गई होगी, कुछ कमी सीलिंग रहे होंगे, इस समय फंगस का प्रकोप काफ़ी अधिक होता है, अच्छा होता है, कहने का मतलब ये है। तो उसके लिए आपको
कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब है उसका 2% घोल का आपको स्प्रे करना चाहिए, ताकि जो भी बिल्कुल तो फंगस जैसी समस्या ना हो। और जैसा कि आपने बताया, क्योंकि इस वक्त आर्द्रता काफ़ी है और बारिश कई जगह पर हुई है, कई हमारे किसानों को जिन्होंने प्याज की फसल ली है नुकसान भी झेलना पड़ा है। लेकिन अगर नमी की वजह से समस्या आ रही है और कीट और बीमारियों की आशंका जो बढ़ जाती है, ऐसे में हमारे किसानों को सावधानी किस तरह की बरतनी चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारियां तो अभी डॉक्टर गुप्ता ने दी हैं। लेकिन आपके सवाल क्या है इससे जुड़े हुए, आपकी समस्या क्या है, वो भी हम जानना चाहेंगे और इस पर और विस्तार से चर्चा भी करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं प्याज पर हमारी रिपोर्ट। हमारे देश में प्याज की खेती महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। जिन किसानों ने प्याज की फसल लगा रखी है वो इस समय फसल की देखभाल करें। इस समय प्याज की रुपाई भी की जा सकती है। प्याज की रुपाई करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। प्याज की रुपाई कतारों में करें। 2 कतारों के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, जबकि 2 पौधों के बीच की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौध लगाने के तुरंत बाद सिंचाई नहीं करें, बल्कि बाद में जरूरत पड़ने पर ही पानी दें। फिर भी प्याज की पूरी फसल को 6 से 7 सिंचाई की जरूरत पड़ती है। खरीफ प्याज की रुपाई के 30 दिनों के बाद 35 किलो नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग प्रति हेक्टेयर की दर से करें। समय समय पर प्याज की फसल से खरपतवार निकालते रहें। साथ ही प्याज को रोगों और कीटों से बचाने के उपाय भी करें। प्याज में आमतौर से स्टेम फाइलम, झुलसा और बैंगनी धब्बा रोग लगने का अंदेशा रहता है। इसकी रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। तो भी हमने आपको बताया कि किस किस तरह की समस्या हो सकती है और समाधान मिलेगा आपको कृषि वैज्ञानिकों से, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाएं और जो कई बार हमारे किसान जो है सही जानकारी ना मिलने की वजह से नुकसान झेल जाते हैं, ऐसा ना हो, इसीलिए ये मंच आज आपके लिए है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं बीज के बारे में। और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि बीज कैसा होगा उसी पर निर्भर करता है कि आपकी फसल कैसी होगी। बीज यानी पहली कड़ी एक तरीके से। अगर अच्छे बीज आप तक नहीं पहुंच पाते हैं और अगर बीज को लेकर आप किसी तरह की लापरवाही करते हैं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो हमारे साथ डॉक्टर शर्मा हैं जो कि बीज के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हमारे किसानों को रबी फसलों के बीज उपलब्ध हो सकते हैं और अच्छे बीज कहाँ से मिल सकते हैं और इनके मानक क्या है। यानी अगर आप बीज लेने जा रहे हैं तो उस वक्त किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है और नई किस्में, अच्छी किस्में, इनके बारे में आप जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर शर्मा क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम बीज तो एक तरीके से कहते हैं कि जब हम समाज की बात करते हैं या फिर किसी तरह की बात करते हैं, यानी पहली जो एक कड़ी है, पहला जो कदम है वो बीज ही कहा जाता है। तो अच्छे बीज कितने महत्वपूर्ण हैं और आपकी तरफ से इस दिशा में किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं किसानों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए, सही बीज पहुंचाने के लिए? बिल्कुल मैम, जैसे अभी आपने कहा कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। बीज एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। अच्छी क्वालिटी का अगर बीज होगा तो इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आप अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। बीज को लेते समय किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि वो सबसे पहले एक विश्वसनीय स्रोत से या संस्था से बीज लें और बीज को लेते समय ये ध्यान रखें कि वो प्रमाणित बीज हो। प्रमाणित के लिए उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, उस टैग को चेक करें और उस पर उसकी वैधता बीज की लिखी हुई होती है। वैधता को चेक करें कि ये कब पैक हुआ है, इसकी वैलिडिटी, इसकी कब तक एक्सपायरी डेट है, तो उसको देखते हुए साथ ही सैंपल भी उसका लें कि उसमें कहीं कटा फटा बीज तो नहीं है या थैला कटा फटा तो नहीं है। और साथ ही उस थैले का जो पैकेट है उसका वजन जरूर चेक करें, क्योंकि आप पूरे पैसे दे रहे हैं, जितना वजन आप पैसे जितने वजन का दे रहे हैं उतना वजन आपको मिलना चाहिए। आपको ये श्योर करना है कि वो पूरा वजन है। और साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको बिल अवश्य लेना है और बिजाई करने के बाद उपरांत आपको अपने पास में बिल भी रखना है और वो टैग अपने पास रखना है। साथ ही आपको वो जो पैकेट का थैला है या जो भी रैपर है वो अपने पास में रखना है, ताकि अगर कोई समस्या आती है। बिल्कुल, ये सावधानी है आपको अपनी तरफ से जो कि बरतनी है, ताकि जैसे कि अभी डॉक्टर शर्मा में बता रहे हैं कि आगे अगर कोई समस्या आती है तो ये एक तरह से आपके पास प्रूफ है, ये आगे आप इसको लेकर कंप्लेन कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं सही मंच पर। लेकिन और कौन कौन सी बातें हैं बीज से जुड़ी हुई, आइए जानते हैं। खेती में
में बीज का महत्वपूर्ण स्थान है। बीज फसल पैदावार की प्रमुख कड़ी है। ऐसे में बीजों की समय पर उपलब्धता और उन्नत किस्मों के बीजों का चयन जरूरी है। कुछ समय बाद रबी फसलों की बुआई भी शुरू हो जाएगी, लेकिन बुआई के लिए आपको बीजों को लेकर कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे बीज किसी प्रमाणिक जगह से ही खरीदे। इस दिशा में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड काफी सराहनीय काम कर रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड 60 फसलों की करीब 600 किस्मों के बीजों का उत्पादन कर रही है। देश भर में इसके 8 फार्म, 2500 विक्रेता और करीब 12500 पंजीकृत किसान हैं। राष्ट्रीय बीज निगम 11 क्षेत्रीय कार्यालय और 65 प्रक्षेत्र कार्यालय के नेटवर्क के साथ देश में किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध करा रहा है। किसान बीजों का चयन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मजबूत और स्वस्थ फसलों की वृद्धि के लिए जरूरी है। छोटे, सिकुड़े और टूटे बीजों में अंकुरण के लिए कम पोषण होता है। इस तरह के बीजों को हटाकर आप स्वस्थ पौध और फसल ले सकते हैं। अगर संक्रमित बीजों का उपयोग अगली फसल के लिए किया जाता है तो बीज जनित रोग खेत में पहुंच जाते हैं, इसलिए बीज स्वस्थ पौधों से ले। फसल में कीटों और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भी अच्छे बीज का चयन जरूरी है। बीजों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए बीज प्रमाणीकरण का प्रावधान भी है। बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि बीज बिल्कुल भी आप ऐसे ना लें जिनमें किसी तरह का डिफेक्ट हो, कोई कमी हो, मसलन सिकुड़े हुए, टूटे फूटे, गंदे बीज जिनमें संक्रमण की भी आशंका रहती है। और अगर आप ऐसे बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्याज पर बात कर लेते हैं। जैसे कि प्याज के बारे में आपने बताया कि जिन किसानों ने खरीफ प्याज की बुआई की होगी उनके लिए 1 महीना लगभग हो गया है, तो इस समय किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि हम ये भी जान रहे हैं कि कई जगहों पर बारिश भी हुई है, काफी नमी है इस वक्त, तो क्या इसका किसी तरह का विपरीत असर भी हो सकता है फसल पर, या फिर ये फसल के लिए बेहतर है? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जो उन किसान भाइयों ने प्याज लगाया उनकी प्याज की फसल आज के तारीख में 30 से 45 दिन के बीच में हो गई है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब पौधे 30 दिन के हो जाते हैं तो उनमें हमें निकाई गुड़ाई करने के लिए प्रयास करना चाहिए, अगर उसमें वीड अधिक है तो, या इस समय स्टेज शुरू होता है पौधों में रोग और व्याधि और कीट लगने का। तो आपको बता दूं कि जो इसमें कीट होता है उसको बोलते हैं थ्रिप्स, जिसको रसीदी कीट बोलते हैं। उससे क्या होता है, वो तो हल्का सा होता है और वो पत्तियों का रस चूसता है जी। तो उसको रोकने के लिए हमें प्रोफोनोफॉस 1% का घोल का हमें स्प्रे करना चाहिए। अगर हम काउंट करते हैं कि 30% से अधिक उसका इफेक्ट है तो नुकसान है, तो अगर उससे कम नुकसान है तो उसको हमें स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे हमारा इकोनॉमिक आर्थिक कोई लॉस नहीं है आज की तारीख में। सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इसमें पर्पल ब्लॉच एक बीमारी आती है जो पौधों की पत्तियों को धब्बे धब्बे से बन जाते हैं। एक एस्टेम्पिलियम ब्लाइट रोग होता है जो कि पौधों के ऊपर वाली पत्तियाँ धीरे धीरे सूखने से लगती हैं। तो इन रोगों से बचाव के लिए हमें मैनकोजेब 2% या कार्बेंडाजिम 2% का हमें घोल करना चाहिए जी। और घोल देते समय इस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं, प्याज के पौधों की पत्तियां होती है, वो काफ़ी सिल्की होती है, उसको पानी चिपकता नहीं है। जैसे और भी फसल का होता है, सब्जियों का होता है जी। तो पानी नहीं चिपकता तो उसमें स्प्रेटर लगाना, जिसको हम लोग बोलते हैं छिड़काव को, जो पानी का स्प्रे करते हैं उस पर चिपकाने के लिए बोलते हैं, एक रसायन होता है उसको मिलाना चाहिए जिसको स्प्रेडर इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो वो भी 2% की मात्रा से हमें मिला करके स्प्रे करना चाहिए ताकि पौधों की पत्तियां को रोक सके और उनके जो फंगस के स्पोर्स हैं उसको वो किल कर सके जी। बिल्कुल, यानी जो आपने बताया कि स्प्रे तो करते हैं लेकिन अगर स्प्रे टिक नहीं पाएगा पत्तियों पर तो उसका उस तरह से लाभ नहीं होगा, इसलिए स्टिकिंग एक पदार्थ होता है उसे डालना जरूरी है। एक कॉलर है हमारे साथ, नंद स्वरूप जी हैं, जिन्होंने बाराबंकी उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। स्वागत है नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, नमस्कार। मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो हमारे बीज होते हैं अगली फसल की बुआई के लिए जो बीज लेंगे हम लोग, उनमें सर्टिफाइड होता है, इसको क्या, इसका क्या मानक है? फाउंडेशन बीज किसे कहते हैं, प्रमाणित बीज किसे कहते हैं? दूसरी चीज, बीज की कच्ची जमावड़ा होना चाहिए। 100 बीज मैंने डाला, उसमें कितना जम जाए, पहचान करे बीज है कि खराब बीज है, कितने % का बीज जमावड़ा हो तो अच्छा बीज माना जाएगा। ठीक है नंद स्वरूप जी, आपने तो सारे सवाल पूछ ले जो मैं आगे पूछने वाली थी और काफी जागरूक किसान लग रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा किसान सवाल पूछा है नंद स्वरूप जी आपने। आप
देखो प्रमाणित बीज जब खरीदेंगे तो प्रमाणित बीज का जब आप थैला लेंगे और उस थैले के ऊपर उसकी जो जमाव का प्रतिशत है वो अंकित रहता है। उस पर लिखा होगा हर एक फसल के लिए अलग अलग जमाव का प्रतिशत अंकित किया हुआ है। उस जैसे कोई किसी फसल का 80% है, किसी फसल का 95% है, किसी का 80% है, किसी का 70% है, वो आप थैले के ऊपर देख सकते हैं। आपको थैले से सही जानकारी मिल जाएगी। साथ ही उसकी भौतिक शुद्धता कितनी चाहिए उसका भी थैले के ऊपर अंकित रहता है। और आपने बात की कि फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड का क्या अंतर होता है, तो थैले के ऊपर जो फाउंडेशन सीड होता है उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है, एक आप तो देखेंगे एक टैग लगा होगा, वो टैग जो होगा वो सफ़ेद कलर का होता है। और जो सर्टिफाइड सीड है, प्रमाणित जो सीड है, उसके ऊपर ब्लू कलर का एक टैग होता है, नीले रंग का एक टैग लगा होता है। लेकिन इन्हें नीले टैग वाला ही लेना चाहिए। हाँ, नीले टैग वाला आपको लेना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन जो सीड है, फाउंडेशन आगे उसको बढ़ाने के लिए जो सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है उसके लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग प्रोडक्शन प्रोग्राम लेते हैं या अपना सीड अगले साल के लिए तैयार करते हैं, उनको फाउंडेशन सीड इस्तेमाल करना चाहिए। आपको जो प्रमाणित बीज है वही इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल। और बीज दर के बारे में आपने बताई है कि जमाव दर जो होता है वो जो भी पैकिंग होती है उस पर लिखा होता है, तो बेहतर यही है कि जो प्रमाणित जो बीज है वही आप लें और ऐसी ही जगहों से ही लें, ताकि इस तरह की जो आशंकाएं हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएं। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर गुप्ता की, जैसे कि आपने बताया कि इस वक्त 1 महीना हो गया और किस तरह के स्प्रे करने चाहिए, इसके साथ ही मैं ये भी समझना चाहूँगी क्या अभी बारिश की जो बारिश हुई है उससे किसी तरह का नुकसान हुआ है फसलों में, और क्या हमारे किसान कुछ कदम उठाकर उस नुकसान को कम कर सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इस पर बारिश पूरे देश में अच्छी बारिश हुई है और प्याज की फसल जो खरीफ की प्याज होती है इसलिए थोड़ा सा कम होता है और काफ़ी चैलेंजेस होता है किसानों के लिए। आपको बताना चाहूँगा जो कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली का है वहाँ पर भी इस पर हम लोगों ने लगाने का प्रयास किया है और काफ़ी चैलेंजेस थे। 50% नर्सरी में हम लोग का सक्सेस हुआ है। तो इसमें यह है कि जिन लोगों का बारिश से पौधे जो है, पौधे अगर निकल के बाग कहीं चले गए उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो पौधे लगे हुए हैं जिनमें बीमारी आई है उनको हम दवा स्प्रे करके उसको रोक सकते हैं, कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले अलवर में काफ़ी लोग खरीफ का प्याज लगाते हैं, उसमें बैक्टीरियल डिजीज आई थी जिसको कोलेक्ट्रियम ब्लाइट बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी पत्तियां बिल्कुल जिलेबी जैसे वो लोग लोकल में जिलेबी बोलते हैं, तो उस पर बैक्टीरिया नाश के लिए हम लोगों ने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन वगैरह और मैनको जब स्प्रे किए थे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो बारिश होने से बीमारी आ जाती है, क्योंकि आपने जो बताया था आर्द्रता काफ़ी होता है। आर्द्रता होने से इनको फैलने के लिए, रोगों को फैलने के लिए अनुकूल वातावरण, जैसे कि आपने बताया भी कि फंगस होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है इस समय। जी। तो ऐसे में किस तरह की दवाओं का आप छिड़काव करें ये अभी हमें डॉक्टर गुप्ता ने बताया, लेकिन अगर आपके भी कोई सवाल हैं, आपको किसी और तरह की समस्या आ रही है प्याज की फसल को लेकर, और या फिर आप कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं हमारे आज के विषय से जुड़े हुए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार है छोटा सा ब्रेक। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हेलो किसान, लाइव फोन इन कार्यक्रम, जहां हम आप किसानों से सीधा जुड़ते हैं एक फोन कॉल के माध्यम से। और नीचे आप देख सकते हैं 2 ये टोल फ्री नंबर हैं जो कि हम फ्लैश कर रहे हैं। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करें। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आज के विषय एक बार फिर से हम आपके लिए दोहरा दें। आज हम बात कर रहे हैं प्याज फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जो कि हमारे किसानों को करने होंगे ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। और साथ ही हम जानकारी दे रहे हैं रबी फसलों में बीज की उपलब्धता के बारे में, अच्छे बीज कहाँ से प्राप्त करें, बीज लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखें, और साथ ही अगर आप बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर बीज सेलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए किस किस तरह के विकल्प हैं आपके पास, वो भी आप जान सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ राकेश कुमार जुड़ रहे हैं, अलीगढ़ से कॉलर हैं। आइए बात करते हैं। राकेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम, नर्सरी में खरपतवार नाशी का प्रयोग बताएं प्याज की नर्सरी में। प्याज की नर्सरी में, ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। रासायनिक दवा का प्रयोग। जी जी बिल्कुल। राकेश कुमार जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो वेराइटियां हैं, उन्नत वेराइटियां बताएं, कौन कौन सी वेराइटी ज्यादा पैदावार, कीपिंग क्वालिटी अच्छी, जल्दी पकने वाली वेराइटी बताएं। हाँ राकेश जी बता सकते हैं आप कि आप किस फसल की बात कर रहे हैं, खरीफ या आने वाली रबी की? मैं रबी की भी बात कर रहा हूँ साहब, खरीफ की भी बात कर रहा हूँ। खरीफ में प्रजातियों का तो प्रोग्राम जो होना था हो गया। मैं रबी के बारे में बताऊंगा कौन सा प्रजाति है। जी जी। जैसे आपका क्वेश्चन था, अभी आपने कौन सा नर्सरी लगा रखा है? भीमा सुपर। नहीं, अभी नर्सरी में है या लगाने वाले हैं? लगाने वाला हूँ। ठीक है, भीमा सुपर बहुत अच्छी प्रजाति है, ये आपकी रबी की प्रजाति है, राइट। तो पहले तो जब नर्सरी लगाएं तो नर्सरी का जो भी बीज आपने लिया होगा, जहाँ जिस अच्छे विश्वसनीय संस्थान से लिया होगा आपने, चाहे NSC से लिया होगा, चाहे DOGR से लिया होगा, या कहीं से भी लिया होगा, तो पहले तो बीज को लगाते समय आप उसको उपचार कर लीजिए, थायराम से या जियाराम से या कैप्टाउन हो, या नहीं तो आपके पास बेविस्टिन कार्बाडाजिम होगा। उसके बाद बीज को जहाँ पे आपको लगाना है उसमें ट्राइकोडर्मा ब्रिडी ले लीजिए आप। ट्राइकोडर्मा ब्रिडी को 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला लीजिए और जिस क्षेत्र पे आपको नर्सरी डालना वहाँ पे उसको फैला लीजिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो बीज से आने वाला रोग होगा, बीज को उपचार कर देने से उसका रोग रुक जाएगा। और मृदा को आपने ट्राइकोडर्मा से डाल दिया तो जो मृदा जनित आने वाले रोग जो होगा वो अभी आपका रुक जाएगा, जिसको बोलते हैं सॉइल पैथोजन आता है। तीसरा चीज़, बीज लगाने के लिए आपको बीज अधिक से अधिक 2 सेंटीमीटर नीचे लगाना है। लगाने के बाद ऊपर से भुरभुरा मिट्टी डाल दीजिए आप, ताकि बीज कम से कम नीचे डाल सके, इससे बीज का जमाव अच्छा होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप ये प्रयास करिए कि नर्सरी में किसी भी खरपतवार नाशी की डालने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार कर लिया, क्योंकि जब भी खरपतवार नाशी को आप डालते हैं खेत में तो पौधा जो है कुछ दिन के लिए रुक जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, या कह सकते हैं कि पौधा आपका उतना पीछे हो जाता है क्योंकि केमिकल इफेक्ट आता है। और नर्सरी में पौधे जो होते हैं छोटे छोटे होती है, या कहते हैं बचपना होता है, उनमें टॉलरेंट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। तो आपसे तो मेरा गुजारिश है कि आप उसको ना डालें। अगर आपने मन बना लिया डालना है या आपकी मजबूरी है कि वहाँ पे काफ़ी खरपतवार है, तो उसको रोकने के लिए बीज बोने के बाद पेंडामेटालिन आता है। ये बहुत अच्छी दवा है, प्री इमरजेंस है, मतलब पौध जमने के पहले डालना चाहिए, पौध जमने के बाद भी डाल सकते हैं। आप इसको 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला के आप मिट्टी के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे किसी प्रकार का पैर ना पड़े या कोई पौधे ना हटे, क्योंकि जहाँ पे पैर पड़ जाएगा वहाँ पे उस दवा का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ आता है कि जैसे आपने बोला कि रबी की कौन सी प्रजाति जो कम समय में होने वाली है, अच्छी उत्पादन दे, जिसका बाजार मूल्य भी आपको अच्छा मिले, तो आपने भीमा सुपर बहुत अच्छा लिया है। इसके अलावा NHRDF की बहुत सी वैरायटी हैं, जैसे एग्रीफाउंड लाइट रेड है, इस समय एक NHRDF फुरसुंगी नाम से बहुत अच्छी वैरायटी आई है। NHRDF रेड 3 है, NHRDF रेड 2 है, NHRDF रेड 4 है। तो इससे बहुत अच्छी प्रजाति है, बहुत पुरानी प्रजाति है, 2-3 प्रजाति नहीं बताई, वह भी काफ़ी पॉपुलर है। उसका भी अगर आपको बीज मिल जाता है लगा सकते हैं। या अगर अलीगढ़ से हैं तो आप दिल्ली से बीज ले सकते हैं, यूपी में हैं तो आप देवरिया से बीज ले सकते हैं, बाकी इनके डीलर भी होते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो आपको अच्छा है। सेकेंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो रबी प्रजाति की जो भी प्रजाति हैं रबी मौसम की, उसकी कीपिंग क्वालिटी, स्टोरेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। जब आप उसको अप्रैल में हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको तुरंत मार्केट में बेचने का प्रयास न करें, उसको स्टोरेज में रखेंगे। तो जब लीन पीरियड होता है, जब सितंबर होता है, चाहे बारिश के समय में प्याज की उपलब्धता कम रहती है, तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। राकेश जी इसके लिए और भी कुछ पूछना चाहें तो बताएं। हालांकि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लगाते हैं
और कोई भी जानकारी हो तो हमारे NSRDF सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, DOGR से कांटेक्ट कर सकते हैं, NSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नेशनल एजेंसी है जो काम करती है। जी धन्यवाद आपको। जी डॉक्टर शर्मा, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो बीज की गुणवत्ता बनी रहे, मान लीजिए आप प्रमाणित बीज लेकर के तो आए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी बनी रहे और आगे भी किसी तरह की समस्या ना हो, तो क्या ऐसे बीजों को ट्रीट करने की ज़रूरत होती है किसानों को अपने स्तर पर, या फिर पहले से ही ये ट्रीटेड होते हैं? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है मैडम आपने। ट्रीट करने के लिए फफूंदीनाशक के लिए हम थैले के अंदर एक मात्रा में दवाई रखते हैं, एक थायरम है या और दूसरी बवास्टीन दवा है, वो जो सीड की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से थैले के अंदर एक पाउच रहता है। उस पाउच को निकालते समय जब थैले को खोलते हैं उस टाइम पे उसको निकालें और फफूंदीनाशक जो दवा है उससे ट्रीट करके ही बिजाई करें। जहाँ तक सवाल है कि कीट लगने का, तो हमारे स्टोरेज में जब हम स्टोर करते हैं तो हम समय समय पर उसका फ्यूमिगेशन करते रहते हैं ताकि कीट का इन्फेस्टेशन ना आए। लेकिन फार्मर को अपने लेवल पे सिर्फ फफूंदीनाशक का या उसके खेत में दीमक की समस्या है तो उसके लिए उसको ट्रीट करना आवश्यक है। जी, अब मुझे ये भी बताइए कि किसानों के बीच में किस तरह के बीज ज़्यादा प्रचलित हैं और जिनकी मांग भी ज़्यादा रहती है और जो बेहतर भी है, इसको हम किस तरीके से समझें? किसानों की मांग ज़्यादातर प्रमाणित बीज की ही रहती है और वो अपने अपने एरिया में वो KVK से, कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से या यूनिवर्सिटी से संपर्क करें और इस तरह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे संपर्क में रहें ताकि उनको नई वैरायटी की, नई जो किस्म आ रही हैं उनकी जानकारी मिल सके और उसके जो वैरायटी अपने वहाँ पर वो लगा रहे हैं उनको ध्यान रखना ये ज़रूरी है। कई बार पैदावार कम आने का एक सबसे बड़ा कारण यह रहता है कि अगेती अगर उन्होंने किस्म लगा ली तो वो सही है वैरायटी पिछेती किस्म, उन्हें अगेती लगा लिया उसको तो वो सही से पैदावार नहीं देगी, या फिर वो पिछेती किस्म है उसको अगर अगेते में लगा लिया, उसको पहले लगा लिया तो वो सही से पैदावार नहीं देगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है। कृषि विज्ञान केंद्र से या मैं फिर से कहना चाहूँगा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क में रहें या अपना जो भी वहाँ पे कोई भी संस्थान है कृषि का उससे संपर्क में रहें ताकि सही जानकारी मिल सके। और साथ ही साथ अपनी जो मृदा है, अपना जो शस्य है वहाँ पे उसका भी वो सैंपल लेकर के जांच कराएं ताकि अपनी सॉइल की अच्छे से जांच हो जाएगी तो पता रहेगा हमें फर्टिलाइजर कितना डालना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, ताकि सही से हम पैदावार ले सकें। बीज का चयन एक मुख्य जो पैदावार में अपना अदा करता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी, और डॉक्टर शर्मा, हमने ये भी देखा कि पीछे जब ये कोरोना काल में चीज़ें बहुत मुश्किल हो गई और किसानों तक ये सुनिश्चित करना भी अपने आप में चैलेंज था कि सही मात्रा में सही बीज उन तक पहुंचता रहे। तो ऐसे में अगर अब हम बात करें काफ़ी चीज़ें जिनमें रियायत हो गई है और सरकार की तरफ से प्रयास किया गया कि इसमें किसी तरह की दुविधा हमारे किसानों के सामने चुनौती ना आए, तो अब किस किस तरह के बीज उन तक पहुँचाए जा रहे हैं? क्या किसी नए किस्म के बारे में, किसी नई वैरायटी के बारे में आप बताना चाहेंगे? और इसका जो हम पूरा कहते हैं लॉजिस्टिक या पूरा जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है? बिल्कुल मैम, हमने कोशिश करी है कि किसान को तहसील लेवल तक हमने अपने विक्रेता नियुक्त किए हैं। NSC में पहले बताना चाहूँगा 3 तरह से मेजर अपना जो विपणन का कार्य करती है। सर्वप्रथम अपने पंजीकृत अधिकृत विक्रेताओं के डीलर बंधुओं के माध्यम से, दूसरा NSC के अपने बीज बिक्री केंद्र हैं उसके तहत, और तीसरा जो भारत सरकार की स्कीमें हैं या राज्य सरकार की जो स्कीमें हैं उनके तहत अपना विपणन का कार्य NSC करती है। साथ ही साथ जो प्रदर्शनी लगती हैं, कृषि मेले लगते हैं या हमारा कोई जीप कैंपेन चलता है उसके तहत भी हम बीज का विक्रय करते हैं। और कोशिश हमारी ये रहती है कि फार्मर को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उसका कम खर्चा लगे, उसको उसके द्वार तक ही बीज की उपलब्धता रहे। इसलिए हमने तहसील लेवल तक कोशिश करी है अपने बीज विक्रेता बंधु अपॉइंट करने की, और NSC के पास आज की तारीख में लगभग 2650 बीज विक्रेता कार्य कर रहे हैं। जी जी, और डॉक्टर शर्मा, एक चीज़ और हम देखते हैं, व्यवहारिक जो एक समस्या आती है या फिर कई बार हमारे किसानों की भी ऐसी कॉल्स होती हैं या फिर सवाल होते हैं कि हम जानते तो हैं कि बहुत तरह के बीज या फिर लगातार शोध किया जा रहा है और हमारे अनुसंधान भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन लैब से लैंड तक पहुँचने में कई बार देरी हो जाती है और कई बार वो चाहते हैं ऐसे बीज लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि संपर्क कहाँ करें। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम NSC के पास में आज की अगर हम वर्तमान में बात करें तो 11 क्षेत्रीय कार्यालय हैं,
48 एरिया ऑफिस हैं, प्रक्षेत्र कार्यालय, 107 विपणन केंद्र हैं, साथ ही साथ 30 एनएससी के पास में बीज पैदा करने के भी केंद्र एनएससी ने खोले हुए हैं। वो सभी किसानों के संपर्क में रहते हैं। साथ ही साथ अभी हम बीज मित्र भी अब बना रहे हैं ताकि किसानों को वो सही जानकारी दे सकें। उन बीज मित्रों को हम ट्रेनिंग अपने यहाँ पर बुला करके देंगे और वो किसान भाइयों के गांव से ही उनसे संबंधित रहेंगे। जी, एक कॉलर है, ये बात कर लेते हैं। अमित सिंह है जिन्होंने शाजापुर से में कॉल किया है, मध्य प्रदेश से। हेलो हेलो जी, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार अमृत सिंह जी, मैं अमृत सिंह बोल रहा हूँ शाजापुर से, मध्य प्रदेश से जी। मेरा प्रश्न 3 प्रश्न है मेरे पास में कि हमारे यहाँ बीज विक्रेता खरीफ प्याज के बारे में जानना चाह रहा हूँ मैं। तो 1000 रुपए किलो से 4000 रुपए किलो तक का बीज मिलता है। एक तो ये डिफरेंस है इसमें, तो इसका क्या कारण है? दूसरा ये कि प्याज में प्रति हेक्टेयर यूरिया कितना डालना चाहिए? हमारे यहाँ किसान कहते हैं कि यूरिया बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, इससे फूल आते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि प्याज में घुलनशील उर्वरक NPK का उपयोग कौन कौन सी अवस्थाओं पर करना चाहिए? चौथा प्रश्न ये है कि प्याज में जो कीट लगते हैं उनके लिए कौन कौन सी दवाइयों का कब कब स्प्रे करना चाहिए? धन्यवाद। जी अमृत सिंह जी, मुझे लगता है आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं क्योंकि कुछ इनके सवालों के जवाब तो हम कार्यक्रम की शुरुआत में दे चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए डॉक्टर गुप्ता फिर से कुछ बातें दोहरा देंगे। जी अमृत सिंह जी, जो पहला चौथा क्वेश्चन था उसको मैं पहले लेता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि प्याज में एक तो कीट लगता है जिसको थ्रिप्स के नाम से आप लोग जानते हैं, भोंदे, जिसको रसित कीट भी बोलते हैं, और 2 मुख्य रोग लगता है। एक तो पर्णकुंचन होता है, एक तो होता है आपको स्ट्रेटियम ब्लाइट हो गया, एक पर्पल ब्लॉच हो गया। तो जो थ्रिप्स है उसको रोकने के लिए प्रोफेनोफॉस एक दवा आती है जो कि 2% का घोल आप इस पे कर सकते हैं अगर आपके फसल में थ्रिप्स का अटैक 30% से अधिक है तो। लेकिन आपको थ्रिप्स 30% से अधिक है कैसे पता चलेगा? उसको पता ऐसे चलेगा कि जब आप खेत पे जाते हैं देखने के लिए और पत्तियां जो है उसके ऊपर से रस चूस लेता है, बूंदे बूंदे से दिखते हैं, धब्बे धब्बे से, तो समझिए थ्रिप्स का अटैक आ गया, आप दवा स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा चीज़, जब पर्पल ब्लॉच और स्टेफिलम ब्लाइट की जो रोग आती है तो वह फंगस का रोग है, फफूंदीनाशक, अल्टरनेरिया पोरी है, और एक और रोग है स्टेफिलम ब्लाइट आता है। उसके लिए मैनकोजेब सबसे अच्छा है, उसके साथ स्टिकर मिला सकते हैं, मैनकोजेब हो या कार्बेंडाजिम हो। उसके लिए 2% का घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं 15 दिन पे, 10 दिन के अंतराल पे, जिस प्रकार से आपके यहाँ रोग लगा हुआ है। तो ये आपके चौथे क्वेश्चन का जवाब हमने पहले दिया जी। तीसरा क्वेश्चन आपका ये था, क्या था बता सकते हैं आप? ये वैरायटी के बारे में जानना चाहते हैं खरीफ की? नहीं, खरीफ की वैरायटी तो आप लगा चुके होंगे। आपका एक क्वेश्चन ये था कि पहला क्वेश्चन था कि जो मार्केट में रेट है 1000 रुपए ले 4000 रुपए तक के बिक रहा है। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्याज एक ऐसी प्रजाति है कि जितनी नोटिफाइड वैरायटी हमारी जानकारी में 30 नोटिफाइड वैरायटी हैं और 30 अननोटिफाइड वैरायटी भी है मार्केट में, देश में। और आपको भी बताना चाहूंगा कि कुछ अननोटिफाइड वैरायटी है जिसको भारत सरकार ने अनुमोदन नहीं भी किया है, उसको भी किसान लगाते हैं, वह हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है। तीसरा चीज़ है आपको क्वालिटी है, जैसा कि मैडम ने बताया, डॉक्टर शर्मा साहब ने भी बताया था कि जैसा बीज बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो अगर आप अच्छा पैसा लगाते हैं, अच्छे क्वालिटी का बीज लेते हैं, अच्छे कंपनी का बीज लेते हैं, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का बीज लेते हैं, निश्चित ही महंगा होगा। अगर उनके काउंटर से लेते हैं तो, क्योंकि आपको पता है मार्केट में काफ़ी विक्रेता लोग हैं, कभी कभी ब्लैक भी वो लोग घोषित करके पैसा आपसे अच्छा लेते हैं, तो वो तो मार्केटिंग ट्रेंड है, उस पर हम कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन क्वालिटी के आधार पे इसका पैसा निर्धारित होता है। जी, जी। और तीसरा चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जब सीजन ऑफ होता है और प्याज एक ऐसी फसल है कि अगर इस सीजन में नहीं बिक पाया, नहीं लग पाएगा, अगले सीजन में उसकी वायबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, तो जब सीजन ऑफ होता है तो उस समय भी वो लोग कम करके देते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या था मैम? इनका 2 क्वेश्चन। ये अच्छे किस्में जानना चाहते थे ताकि हाँ, यस। आपका फर्टिलाइजर था कि यूरिया कितना देना चाहिए, और लिक्विड फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे। लिक्विड फर्टिलाइजर ऐसा है कि जैसे आजकल इफ्को ने नए नए यूरिया बना रखा है, बहुत से लिक्विड फर्टिलाइजर बना रखे हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइजर से आपका उपयोगिता यह है कि जितना हम यूरिया डालते हैं खेत में, लीचिंग हो जाता है। अगर हम 100 किलोग्राम डालते हैं तो और नैनो यूरिया के बारे में भी बता दें। हाँ, वह भी बता देंगे इनको। तो जैसे कि आपको बता दें, अगर 100 किलोग्राम आपने अगर यूरिया डाला है खेत में, तो उसमें से 50 से 60% वो लीच होके मतलब
पौधों के पहुंच के बाहर होती है। बिल्कुल, वो वाइब्रेट लीचिंग होकर पानी में घुल के नीचे चला जाता है। कुछ अगर यूरिया ऊपर आती है तो जब सूरज की किरणें आती है तो इवापोरेट होकर आप चला जाता है। जब खेत में जाते हैं तो थोड़ी सी स्मेल सी अमोनिया जैसे आती होगी। कुछ ऐसा होता है कि पानी में घुल के पौधों की जड़ों के पास में जो चला जाता है वह पौधों द्वारा अपटेक कर लिया जाता है जी। और होता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो आप लिक्विड NPK की बात कर रहे हैं तो लिक्विड फास्फोरस भी आ रहा है, लिक्विड पोटेशियम नाइट्रेट भी आ रहा है। अगर इसका आप स्प्रे करते हैं तो पौधे को जितना आप देते हैं, अगर 100% देते हैं तो इसमें से 80 से 85% ऑब्जर्व करते हैं, उसकी उपयोगिता बढ़ती है, पैसा भी कम खर्च होता है और पौधों का और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता अधिक देने से दोनों को खराबी हो सकता है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि कितना किस फसल में करना चाहिए। आप प्याज की बात कर रहे थे, मैंने तो आपको ये बोलूँगा कि जो लिक्विड फर्टिलाइजर है उसका 5% जो NPK के नाम से जाना जाता है, 5% अगर आप 15 दिन के अंतर पर स्प्रे करते जाते हैं टिल द 60 डेज और 75 डेज, उसके बाद आपको देने की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित ही जो यूरिया देते हैं उससे आपका फसल अच्छा होगा। चौथा क्वेश्चन था आपका कि यूरिया कितना देना है, कैसे देना, 100 किलोग्राम यूरिया कितना देना है। तो देखिए, हम लोग जो वैज्ञानिक हैं रिकमेंड करते हैं तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 70 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास, 30 किलोग्राम सल्फर देना है न्यूट्रिएंट। अगर आपके मार्केट में यूरिया अवेलेबल है, कभी कभी NPK भी होता है, कभी कभी DAP भी होता है, कभी कभी कैल्शियम नाइट्रेट भी आता है, तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 100 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन देना है। और आपको ये भी पता है नाइट्रोजन की जिस भी फसल में देते हैं नाइट्रोजन की 50% जो मात्रा 100 किलोग्राम 50 किलोग्राम बोते समय देते हैं, जिसको बेसल ड्रेसिंग बोलते हैं। और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा हम खेत में बुआई के समय देते हैं। और 50% जो नाइट्रोजन बचता है फर्स्ट क्रॉप ड्रेसिंग पे देते हैं, जिसको छिड़काव बोलते हैं। और सेकेंड प्याज में 45 से 50 दिन के बाद देते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो हमें निश्चित ही अमित कुमार जी आपका सजापुर में प्याज अच्छा होगा। और अधिक जानकारी लेनी है वैरायटी के बारे में तो NHRDF का इंदौर में सेंटर है, वहाँ भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी बीज भी मिल सकते हैं, जानकारी मिल सकती है। और आपको ये बताऊंगा कि ट्राइकोडर्मा ब्रेडी वगैरह जो है उसको आप उपयोग करें, निश्चित ही अच्छा बिल्कुल। आपने मगर बहुत सारी जानकारी दे दी, बहुत अच्छी जानकारी दे दी है। मुझे नहीं लगता कि इनको कहीं और जाने की जरूरत होगी। चारों सवालों के आपने बहुत अच्छे से और विस्तृत तरीके से जवाब दिए हैं। फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें
तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, इसीलिए अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप सोचे नहीं, झिझके नहीं, बस हमारे नंबर्स पर कॉल करें, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारे किसान प्याज की अच्छी फसल ले सकते हैं और कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जो कि करना बहुत ज़रूरी है ताकि उन्हें अच्छी फसल प्राप्त हो। और साथ ही हम जानकारी दे रहे हैं बीज की उपलब्धता के बारे में, यानी हमारे किसान रबी फसलों के बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे बीजों को लेकर कौन से मानक है जिसका ध्यान रखना जरूरी है। इन सभी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आपकी कॉल्स ले रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि अब जो हम बीजों की उपलब्धता की बात कर रहे हैं तो रबी फसलों में किन किन फसलों की बीज उपलब्ध है और किस तरीके से किसान प्राप्त कर सकते हैं हमारे राष्ट्रीय बीज निगम से? राष्ट्रीय बीज निगम के पास मैम अभी गेहूं, जौ, चना, मसूर, दलहनी, मटर, सरसों, तोरिया, चारा बीज जैसे बरसिम, जई इत्यादि के उन्नत किस्मों के बीज लगभग 9 लाख क्विंटल एनएससी के पास उपलब्ध हैं, जिसको एनएससी अभी रबी में अपने जो डीलर बंधु हैं उनके द्वारा जो भारत सरकार की स्कीम है उनके तहत और अपने बिक्री केंद्र जो एनएससी के हैं उनके तहत सभी किसान भाइयों को उपलब्ध करवाएगा। जी, एक कॉलर है दिलीप सिंह है जिन्होंने मध्य प्रदेश से में कॉल किया है। दिलीप जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है? मेरा ये सवाल था कि मैंने प्याज लगाया, बारिश का 2-3 बीघा का, 3-1 बीघा का है, तो उसमें जलेबी रोग की समस्या आ रही है। जलेबी रोग की, जिसके बारे में आपने कार्यक्रम में शुरुआत में ही बताया। दिलीप सिंह जी, बिल्कुल सही बात है कि बारिश में क्या होता है, एंथ्रेक्नोज बीमारियां काफी आ जाती हैं और जो पत्तियां होती है जलेबी जैसा हो जाती है और अंदर की सूख सी जाती हैं। तो ये होता है जीवाणु का दर होता है, इसको बैक्टीरिया। इसके लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लीजिए, मार्केट में मिलता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। उसको 1 लीटर पानी 15 एक टंकी में जो 16 लीटर पानी होता है उसमें उसको घोल लीजिए और उसके साथ स्टिकर आप ज़रूर ले लीजिए। और कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब है आपके पास में, उसको 2 ग्राम, मतलब अगर 1 टंकी पानी लिया स्प्रे का तो उसको 30 ग्राम मिला लीजिए और उसको पौधों की पत्तियों के ऊपर आप स्प्रे कर दीजिए। फिर 4 दिन के बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा, अगर नहीं आता तो फिर उसको रिपीट कर दीजिए, तो वह आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसका यही तरीका है। जी जी जी। डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो हम सीड्स की बात कर रहे हैं तो बायोफोर्टिफाइड सीड्स का भी काफ़ी प्रचलन हो रहा है और कहते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, पोषण सुरक्षा के लिए भी इनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में बताएं, हमारे किसानों को ऐसे बीज लेने से क्या लाभ है और क्या उन्हें अधिक दाम मिलते हैं और क्या ये आसानी से उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल मैम, किसान भाइयों को जो बायोफोर्टिफाइड बीज का पैदावार बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन लेंगे, अर्थ भी बता दीजिए क्या होता है बायोफोर्टिफाइड? जो जैसा शब्द है इसे ही सब जाहिर होता है, इसमें पोषक तत्व जैसे जिंक है, आयरन है, इसकी बीज में जो हम पैदावार लेंगे उसमें अधिकता रहती है और हमारी जो खुद की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। हमें दूसरी दवाइयों पे उस पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसलिए बायोफोर्टिफाइड का किसान भाइयों को अपना उत्पादन लेना चाहिए, उसको किसान भाइयों को अच्छे दाम मिलेंगे और उनकी जो आमदनी है उसमें एक अच्छा इजाफा होगा। एनएससी के पास अभी इस साल लगभग 96,000 क्विंटल विभिन्न किस्मों का बीज जो बायोफोर्टिफाइड है वो उपलब्ध है, जैसे कि गेहूं की वैरायटी DBW 187, 173, HD 3226, पूजा तेजस, PBW 752, सरसों पूसा सरसों 0031, PM 30 जो है, मसूर L 4717 एवं IPL 220 एनएससी के पास उपलब्ध है और ये पोषक तत्वों से युक्त है। इस बीज का ये जो बीज है एनएससी के पास में अभी 2021-22 में रबी के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो अपने कृषि विभाग से, KVK से पहले ये पता कर लें कि वहाँ उनके क्षेत्र के लिए ये वैरायटी रिकमेंडेड है या नहीं। उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार ही वो अपने क्षेत्र में बिजाई करें,
क्योंकि जो भी वैरायटियां ये नोटिफाइड की जाती हैं वो क्षेत्र से, जलवायु से संबंधित रहती है, उसी के अनुसार रहती हैं। बहुत फर्क पड़ता है कि आपके क्षेत्र से है और वहाँ के अनुसार ये बीज हैं या नहीं, क्योंकि किसान कई बार दूसरे के मुंह से सुन करके अपने इलाके में भी वही बीज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ की जलवायु, मिट्टी की स्थिति क्या है उसको देखते हुए कई बार उस तरह के परिणाम नहीं मिल पाते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। फिलहाल एक कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया। हेलो 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 जी, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है? हाँ मैम, मेरे को प्याज का बीज के बारे में जानकारी चाहिए था, छत्तीसगढ़ से बोल रहा था मैम। जी, रमेश रंजन जी हैं छत्तीसगढ़ से। सर क्या बताना चाहेंगे इन्हें आप? जी रमेश जी, छत्तीसगढ़ में प्याज के बारे में क्या जानकारी चाहिए आपको, बताएंगे कुछ? सर अच्छा वाला बीज कहाँ मिल पाएगा, कौन से वैरायटी लगाऊं सर, ये पूछना था मेरे को। बिल्कुल सही है। देखिए आपके बस्तर में प्याज की खेती काफ़ी अच्छी होती है और जो प्रजातियां हैं, जो रबी में लगाने वाली प्रजातियां हैं जो काफ़ी प्रचलित है, एग्री फाउंड लाइट रेड वैरायटी है, काफ़ी पुरानी, आप अपने यहाँ लगा सकते हैं। सर मैं महासमुंद जिला से बोल रहा था सर। जी महासमुंद जिला से बोल रहा था सर, महासमुंद नहीं, जहाँ से ही बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, रायपुर में मिल जाएगा, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के पास जो दुकान है, नाम मुझे भूल रहा है अभी, ठीक है। आपका जो BNR सीड है उनके पास भी मिल सकता है। एग्री फाउंड लाइट रेड हो गया, NHRTF रेड 3 हो गया, NHRTF रेड 4 हो गया, NHRTF फुरसुंगी हो गया, वह मिल सकता है। और भीमा सुपर हो गया, भीमा रेड हो गया, काफ़ी वैरायटी मिल सकती है। पूसा रेड हो गया, ये आपको वैरायटी मिल सकती है जो कि रबी के लिए काफ़ी अनुकूल है और इसको लगा के अच्छा सस्ता खेती कर सकते हैं। आप पहली बार खेती करने जा रहे हैं प्याज की या पहले भी कर रखा आपने? रमेश जी, पहली बार प्याज की फसल ले रहे हैं या फिर करते आ रहे हैं आप? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, या फिर वो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। जी जी, तो अभी मतलब ये तो नहीं पता चल पाया कि वो पहली बार ले रहे हैं, लेकिन फिर कोई बात नहीं। उनकी जो क्वेश्चन थी कौन सी प्रजातियां थी वो हमने बताने का प्रयास किया। जी, अगर वो पहली बार लगा रहे होंगे तो फिर अधिक इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता था, कब लगाना है, क्या उनको सीडर चाहिए, वो बताना चाह रहा था मैं। कोई जी जी जी, फिलहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी लोग किसान जारी है, बने रहे हमारे साथ। छोटा सा ब्रेक। किसान चैनल से अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर BGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। बस खत्म ही है प्रोग्राम, पता ही आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और अगर अभी भी आपने अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो अभी भी समय बाकी है। कार्यक्रम में ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आज हम बात करें प्याज में समसामयिक कार्य के बारे में और साथ ही जानकारी दे रहे हैं रबी फसलों में बीज उपलब्धता के बारे में। और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपने सवाल उन्होंने हम तक पहुँचाए और हमारे दर्शकों को हमारे विशेषज्ञों ने बहुत विस्तार से, बहुत ही विस्तृत जानकारी दी। उम्मीद करते हैं ज़रूर उससे आपको लाभ होगा। नंबर आप हमारे नोट कर लें अगर आपने नोट नहीं किए हैं
तो आप ज़रूर हमें कॉल करें। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, जैसे आपने फोर्टिफाइड बीजों के बारे में बात की, तो इससे क्या हमारे किसानों को अधिक दाम भी प्राप्त होते हैं? क्योंकि आपने बताया कि ये न्यूट्रिशन की ज़रूरतों को तो पूरा करता है, लेकिन एक किसान जो आमतौर पर बीज पारंपरिक तौर पर ले रहा है उससे अलग क्यों लेगा? इसके पीछे क्या लाभ है उसे? बिल्कुल मैम, उसको इसमें कोई संशय नहीं है, उसको अच्छा दाम मिलेगा। उसको एक बताने की ज़रूरत है कि मेरा जो बीज है बायो फोर्टिफाइड है, और उस पर उसको अंकित करना चाहिए, बताना भी चाहिए आपके आसपास के किसानों को। और अगर उसने अपना लोगों को बताया, जाहिर किया कि मैंने ये वैरायटी लगाई है, तो उसके घर से ही जो पैदा करने, जो आटा बनाने वाले लोग हैं, उसके घर से ही वो कनक को लेकर के चले जाएंगे और उसको बहुत, कोई संशय नहीं है, बहुत अच्छा दाम मिलेगा। जी जी। क्योंकि इससे उसकी जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत हद तक पूरी होती है। जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी डॉक्टर गुप्ता, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, कर्म सिंह जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? उज्जैन से बात कर रहे हैं आप, मध्य प्रदेश से। सवाल है मैडम, मेरे प्याज लगा रखे बीघा भर से, उसके अंदर क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरे को जानकारी दिए, क्या डालना उसमें भी? आपने प्याज की फसल ली है, उसमें क्या समस्या आ रही, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम वो पीले पड़ रहे हैं और नीचे से मुड़ के और गिर रहे हैं नीचे। सर आप समझ पा रहे हैं इनका सवाल? जी देखिए करम जी, जो हम समझ रहे हैं आपकी बात कि आपने प्याज की फसल लगा ली, वो गिर गए हैं, लगता है बारिश काफ़ी हुई थी इसलिए वो पौधे गिर गए होंगे। हाँ सर, बिल्कुल सही बताया आपने। तो जो पौधे गिर गए हैं तो उसको रोकने के लिए देखिए, जैसा कि हमने बताया कि एंथ्रेक्नोज की प्रॉब्लम होगी, फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए पौधा कितना दिन का हो गया आपका? आपका पौधा कितने दिन का हो गया लगभग लगाए हुए? पौधा सर महीने के ऊपर हो गया है। हाँ, महीने से ऊपर हो गया, तो उसमें काम कीजिए, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या 2% का, या मैनकोजेब आपके यहाँ मिल जाएगा ज़रूर, और उसमें एस्टेप्टोसाइक्लिन मिला लीजिए। 15 लीटर के जो टंकी होता है, 16 लीटर का जो हैंड स्प्रे करते हैं, उसमें एक पुड़िया मिला लीजिए जो आता है एस्टेप्टोसाइक्लिन, और उसको आप उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिए। और उसमें आई थिंक कि थ्रिप्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको आप स्प्रे करते हैं तो 4-5 दिन में आपका पौधा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर पौधा में कुछ इंप्रूवमेंट होता है, अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो फिर उसको 4-5 दिन बाद आप रिपीट कर देंगे तो आपका पौधा सही हो जाएगा। क्योंकि जो बारिश हुई है, बारिश में बैक्टीरिया और फंगस को फैलने के लिए बहुत सामान्य अनुकूल वातावरण मिलता है, इसलिए वो हो गया प्रॉब्लम। अगर आप इसको करेंगे तो निश्चित ही आपकी फसल में सुधार होगा और आपको अच्छा संतुष्टि मिलेगा। जी बिल्कुल। और क्योंकि अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो मैं चाहूँगी डॉक्टर शर्मा कुछ विशेष बातें आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, बीज से संबंधित कुछ और ख़ास बातें जिनका वो ज़रूर ध्यान रखें और जिससे उनको लाभ भी हो सके। बिल्कुल मैडम, सबसे पहली बात तो यही है कि किसानों को जो बीज लेना है वो एक विश्वसनीय संस्था से, ये विश्वसनीय स्थान से परचेज करना चाहिए। दूसरा, उनको बीज लेते समय ध्यान रख लेना चाहिए कि बीज का जो थैला है कटा फटा ना हो, उस पे जो बीज की वैधता है वो चेक करनी चाहिए, वजन चेक करना चाहिए। साथ ही साथ बीज लेते समय उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो वो बीज पर खरीदारी कर रहे हैं, वो बीज वहाँ के लिए, वो जो किस्म है वो वहाँ उस क्षेत्र के लिए जहाँ बिजाई करना है वहाँ के लिए रिकमेंडेड है या नहीं, और वो जो किस्म है वो किस्म अगेती है, पिजेती है या नॉर्मल समय में बिजाई करने वाली है, उसके रिकमेंडेशन के साथ ही बिजाई करें ताकि उससे अधिक पैदावार मिल सके। जी डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे समझना चाहूँगी प्याज के बारे में, तो जो अगली फसल हमारे किसान लेना चाहते हैं उसके लिए किस तरह की वो तैयारी करें, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने का समय, तो मैं चाहूँगी कम शब्दों में बताएं। जी बिल्कुल सही बोला आपने। हम चाहेंगे कि जो रबी का फसल लगना है प्याज का, उसकी 15 अक्टूबर से और 30 अक्टूबर तक उसका नर्सरी जरूर डाल दें। और प्याज का जो बीज का जो दर होता है 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। उसके लिए जो अनुशंसित प्रजाति हमने बताया, फिर से बता रहा हूँ, एग्रीफाउंड लाइट रेट हो गया, एनएचआरडीएफ रेट 3 हो गया, एनएचआरडीएफ रेट 4 हो गया, एनएचआरडीएफ 4 चुंगी हो गया, भीमा सुपर हो गया, भीमा रेड हो गया, आप उसको ले सकते हैं। और लगाते समय ध्यान रखें कि जहाँ से भी आप प्याज का बीज लेते हैं वो आप विश्वसनीय दुकान से लें। और बीज लेते समय जैसे डॉक्टर शर्मा साहब ने बताया, रसीद आप ज़रूर लें, उसकी वैधता देख लें, लॉट नंबर देख लें, और अच्छे प्राइस पे लें और वैलिड लें, ताकि अच्छे से क्वालिटी बीज अगर अच्छा लगाएंगे तो आपको जा सकते हैं। और ध्यान लगें कि लगभग जो नर्सरी का जो पौधा तैयार है लगभग 52 दिन में तैयार होता है रबी का,
और इसको 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में आप उसको ट्रांसप्लांटिंग कर दें तो आप अच्छा से अच्छा पैदा ले सकते हैं। और उसको ध्यान रखें कि जो रबी की प्रजाति लगाते हैं वो स्टोरेबल भी है, तो आप प्याज कटाई के बाद उसको मार्केट में बेचने की जल्दी न करें। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो उसको स्टोरेज में ले जाएं तो आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता आपका भी और डॉक्टर शर्मा आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आज के दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय थे जिनके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपको, धन्यवाद श्रोता को मैम जी। इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। कल का हमारा विषय है फल एवं सब्जियों में कीट प्रबंधन और स्ट्रॉबेरी की खेती फायदे का सौदा। आप अगर चाहें तो आप हमें अपने सवाल पहले से भेज सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि आप हमें ईमेल करें। ईमेल करने का तरीका बहुत आसान है, hellokisan2015@gmail.com पर आप अपने सवाल अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। चाहे तो आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में आप हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, जिसे फॉलो करें, लाइक करें। अपने सवाल भी आप फेसबुक के माध्यम से हम तक पहुँचा सकते हैं। और ये है हमारा हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दरमियान इस पर कॉल करें 1800-113-060। इसी के साथ ही अब जाते जाते आपको एक और जानकारी दे दें कि आप हमारे सभी कार्यक्रम और हेलो किसान के पुराने एपिसोड या फिर इस कार्यक्रम को दोबारा अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि इस QR कोड को जो आपको हम दिखाने वाले हैं, इस QR कोड को आप स्कैन करें और सीधे आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर सभी कार्यक्रम आपके लिए उपलब्ध हैं। किसी भी समय उन्हें आप देख सकते हैं, रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। और आपसे भी कहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मनपसंद कार्यक्रम लाइक भी करें। दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। क्यों मारते हो बेटियां जब पूजते हो कंजकी। तुम्हें माँ ने जन्मा और दूध पिलाया, इस दूध का तुमने ये कर्ज चुकाया, ये कर्ज चुकाया। बेटी की हत्या का पाप कमाया, पाप करो, पाप करो। बिन बिटिया स्वर्ग अधूरा। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। भाभी, गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है। छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प।
क्योंकि जीना इसी का नाम है। ईडी के साथ बदलते भारत की शान।